जी हाँ, अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, लोकतंत्र में जनता ही होती है सर्वोपरि, जो 5 सालों तक सत्ता का बहीखाता तैयार करती है और फिर मतदान की ताकत से करती है फैसला कि आखिर कौन होगा उनकी पसंद का अगला। जनता को मनाने और ममता की करतूत बताने के लिए पश्चिम बंगाल में खुल चुका है सियासी मोर्चा, और इसीलिए आज का दिन है अहम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह रखने वाले हैं ममता के कुशासन का कच्चा चिट्ठा। तो आइए बंगाल सरकार के घोटालों को उजागर करते हुए कुछ खास बिंदुओं पर डाल लेते हैं एक नजर और आपको बताते हैं कि सियासत किस तरह से यहां पर गरमा रही है। बंगाल सरकार के घोटाले उजागर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ चुनावी हुंकार भारतीय जनता पार्टी ने भर ली है। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में और उसके साथ साथ 15 साल के कुशासन का कच्चा चिट्ठा भी खोलने जा रहे हैं गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। अब बंगाल का जो सिंडिकेट है, तो सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का प्रहार है। 14 विभागों में ममता की नाकामी गिनाने का काम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इतना ही नहीं, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर बीजेपी पूछेगी ममता से सवाल। जी हां, कटघरे में ममता को खड़ा किया जाएगा और इन तमाम सवालों के जवाब भी पूछे जाएंगे कि आखिर 5 सालों में सत्ता में रह करके ममता सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी ममता सरकार साफ तौर पर घिरती हुई नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ममता को घेरने का काम करेंगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से महिलाओं से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा में रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के तमाम आरोप हैं और टीएमसी इन तमाम आरोपों में फंसती हुई नजर आ रही है। इनमें शिक्षा भर्ती में करोड़ों का महा घोटाला हुआ है। जी हाँ, अपात्रों को नौकरियां बांट दी गई, गरीबों के राशन पर सिंडिकेट और राज का बड़ा डाका। जी हाँ, संदेश खाली भी इस बार के चुनाव में काफी चर्चाओं में है, क्योंकि संदेश खाली में नारी अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ था, नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ था। संदेश खाली जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए भी सड़कों पर उतरे थे, काफी गरमाया था ये पूरा मामला। और इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में कमर कसे हुए है। आरजी कर कांड भी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला है। वहीं ध्वस्त कानून व्यवस्था, केंद्रीय एजेंसियों पर जानलेवा हमला, ये वो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ममता और ममता की पूरी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तीखा निशाना साधते हुए नजर आ रही है। वहीं घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो भी दीदी की पोल खोलता हुआ इस बार नजर आने वाला है। घुसपैठियों को दीदी का खुला संरक्षण है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि घुसपैठियों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ बंगाल में लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी इस पर भी हमलावर है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है बल्कि ममता का राज चल रहा है और किस तरह से भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह लेकर के पहुंचे चार्जशीट, और ये चार्जशीट रखी जाएगी पश्चिम बंगाल की जनता के सामने। बंगाली हिंदुओं पर जमीन तंग। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसको भी विस्तार से समझिए, क्योंकि रामनवमी का वो दिन था जिस दिन यहाँ पर हिंसा भड़की, और रामनवमी हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के 15 निर्देश दिए गए, जिसमें जंगीपुर हिंसा पर अमित मालवीय का बड़ा वार भी होता हुआ नजर आया, और उसके साथ साथ रामनवमी पर जंगीपुर में झंडे फाड़ने का दावा भी किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है? भारतीय जनता पार्टी टीएमसी ने भड़काई सांप्रदायिक हिंसा, ये कहती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित मालवीय ने कहा है कि ये जो हमला है वो पूरे सुनियोजित तरीके से किया गया, एक सुनियोजित तरीके से ये हमले हुए, और कहीं ना कहीं ये जो शांति है पश्चिम बंगाल की उसको भंग करने का काम किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि हिंदू बंगालियों को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है,
यानी कि एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता फैलाने का काम भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग भी फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है, सीधे तौर पर सख्त नजर आ रहा है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो आज के खास दिन की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज चार्जशीट लेकर जनता के सामने होंगे। हाँ संध्या, देखिए बिल्कुल चुनाव सामने है, सर पर है चुनाव। और उससे पहले आज एक तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो दिशा दिखाएंगे कि किस और इस चुनाव को ले जाना है। ममता सरकार की जो कुशासन की जो बातें बीजेपी करते हैं, उसमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता को बार बार कहना है, याद दिलाना है, क्योंकि ये वो 14 मुद्दा है जो 14 मुद्दा ममता बनर्जी का 15 साल का शासन को दर्शाती है। ये वो 14 मुद्दा है जहां पे छात्रा, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक सबकी बातें इससे जुड़ी हुई है। अब अगर छात्राएं की बातें करें, युवाओं की बात करें, तो आप देखेंगे कि इस 15 साल में शिक्षक घोटाला एक बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले में जो छात्राएं अपनी मेरिट के बलबूते पर स्कूलों में जाना चाहते थे वो जा नहीं पाए। आप राशन घोटाला देख लीजिए, तो एकदम गरीब जो लोग हैं, जो सरकार के ऊपर निर्भरशील है, उनको राशन भी ठीक तरीके से नहीं मिला, उसमें भी घोटाला हुआ। अब छत की बात की लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उसमें भी कटमनी का खाने का आरोप सामने आया। आप 100 दिन का रोजगार देख लीजिए, उसमें भी है। आप जिन जिन बातों को रखेंगे, हर एक बात में, हर एक जो सामाजिक जो प्रकल्प होते हैं, हर एक क्षेत्र में कटमनी का आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। नारी सुरक्षा के बात ले लीजिए तो आरजीकर कांड, कस्बा लॉ कॉलेज का घटना, और आरजीकर कांड के जो डॉक्टर छात्री जिनकी मौत हो गई थी, उनकी मां तो इस बार उम्मीदवार भी है भाजपा के प्रतीक से, पानीहाटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और दूसरी ओर आप बेरोजगारी अगर देखेंगे तो जो उद्योगहीनता है यहाँ पे, जो उद्योगहीन बंगाल है उसकी छवि क्या है, क्यों है। और नॉर्थ बंगाल को आप देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल कैसे वंचित है, यहाँ के जो चाय मजदूर है उनके साथ कैसे उपेक्षित रह जाते हैं, कैसे उनको ठीक तरह से मजदूरी नहीं मिल रहा है, जो केंद्रीय के जो योजना है वो ठीक तरीके से उनके पास नहीं पहुंच। देखिए, ये तो तमाम विषय है, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के राजनीतिक दल जो है चुनावी मैदान में है, और निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो कमियां गिना रहा है। ममता सरकार में किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा वो साफ तौर पर उजागर भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब टीएमसी की अगर हम बात करें तो हिंसा का क्यों मदद ली जा रही है, क्यों हिंसा की तरफ टीएमसी शिफ्ट होती नजर आ रही है? ताजा मामला रामनवमी का है। देखिए, ताजा मामला रामनवमी का है संध्या, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले 7 या 10 दिनों से लगातार टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी एक बात बोल रही है, चाहे वो उनके जो कैंडिडेट लिस्ट जब उन्होंने पब्लिश किया, फिर उनके बाद इश्तेहार जब पब्लिश किया, तब भी उन्होंने बार बार एक बात कही कि मैं अब सीएम नहीं हूं। अगर कोई घटना घटती है, अगर कहीं कोई दंगा होती है तो पूरी जिम्मेदार बीजेपी और चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। यहां तक कि कल जो शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी, उससे पहले एक दिन पहले भी उन्होंने चुनावी प्रचार मंच से यही बात कही थी। अब इसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि एक राज्य के, माना कि अभी वो केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ है, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट के अगर चीफ है भी तो वो तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। तो ऐसे एक ओहदे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कैरी करते हैं, जो ऐसे ओहदे में हैं जिनका छवि ऐसा है, वो व्यक्ति खुद कह रही है कि मैं जिम्मेदार नहीं लूंगा अगर कहीं कोई घटना घटती है। तो बाकायदा क्या वो क्या जानती है कि ऐसा घटना घटने वाली थी, इसलिए पिछले 7 या 10 दिनों से वो लगातार ये बात बोल रही थी कि अगर कोई कहीं घटना घटती है, अगर कोई कहीं दंगा होती है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी और चुनाव आयोग को लेना होगा। बीजेपी का इसलिए कहना है कि कल जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो एक सोची समझी
सुनियोजित तरीके से किया गया एक घटना है, जिसमें जानबूझकर रामनवमी के दिन को, जहां पे लाखों जो भक्त जो है वो जो रैलियां निकालते हैं, तब जानबूझकर ये घटना घटी का, ताकि एक सिचुएशन ऐसा हो। लेकिन चुनाव आयोग भी सतर्क था, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार काफी कड़ी तरीके से हर एक घटना में कार्रवाई कर रही है, चाहे वो बसंती हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद का घटना ले लीजिए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है सौरभ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जस का तस बना हुआ है कि ममता बनर्जी के माध्यम से मंच पर जब वो आती हैं तो केंद्र की विफलताएं गिनाने का काम करती हैं, ईसीआई को निशाना साधती हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अपनी सफलता या फिर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया वो बता पाती हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।